दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्निंग नीट पर। और यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12 के संस्कृत का जो सिलेबस होने वाला है बोर्ड परीक्षाओं के लिए। उसको एक बार ध्यान से देख लेंगे। यह उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं के लिए है। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं तो अगर आप किसी और राज्य से हैं तो आपके लिए ये हो सकता है आपका सिलेबस जो है वो थोड़ा अलग हो। फिलहाल यहाँ पे संस्कृत की जो परीक्षा होनी है उसमें 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा और उसके प्रत्येक खंड के अंक जो है वो निर्धारित किए गए हैं। हर तरह के प्रश्न आएंगे जो कि आपके बहुविकल्पीय होते हैं, लघु उत्तरीय होते हैं, दीर्घ उत्तरीय होते हैं, सारी चीजें आएंगी। इस पूरे वीडियो में हम जल्दी से जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए डिस्कस कर लेते हैं कि आपका अंक विभाजन क्या है और कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिलेबस आप तैयार करके जाइए, आपके ज्यादा से ज्यादा अंक निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। चलिए देख लेते हैं वीडियो हमारा। तो सबसे पहले आपका जो खंड का वो है वो गद्य का रहना है, 20 अंक का रहेगा। यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि चंद्रापीठ कथा जो आपकी है वो कहाँ से कहाँ तक आपको तैयार करके जाना है। तो ये पूरा यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ठीक है। तो इस ये गद्यांश आएगा जिसके आधार पे प्रश्नोत्तर हो सकते हैं। कथात्मक पात्रों का चरित्र चित्रण आपको हिंदी में 100 शब्दों में करना होगा, 4 अंक का रहेगा ये। रचनाकार का जीवन परिचय और गद्य शैली हिंदी में भी आ सकती है या संस्कृत में भी आ सकती है, ऑप्शनल रह सकता है। ये भी अधिकतम 100 शब्दों तक आपको तैयार करना होगा। और संदर्भित पुस्तक से संबंधित वह विकल्पीय प्रश्न, वो तो अगर आप जब वो पूरा पढ़ेंगे ना तो वह विकल्पीय जो है उसी में से आते हैं एमसीक्यू, तो वो आपके उसी से तैयार हो जाएंगे। फिलहाल आपको ये चीज बहुत ज्यादा अच्छे से तैयार करके जानी है। खंड ख जो है वो पद्य का रहेगा जिसमें आपका रघुवंश महाकाव्यम, इसके द्वितीय सर्ग आएगा आपका, श्लोक 41 से 64 तक आपको तैयार करके जाना है। और बाकी सारी चीजें इसी पे आधारित रहेगी, ठीक है। कोई जैसे किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करने को कह सकता है, कवि का परिचय बोल सकता है, काव्य शैली क्या है, ये सारी चीजें इसी पर आधारित आएंगी। खंड ग आपका जो है वो नाटक का रहेगा जिसमें आपके सिलेबस में जो नाटक है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ही ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, इससे संबंधित प्रश्न, नाटककार का जीवन परिचय, नाट्य शैली, सूक्ति परक पंक्ति को हिंदी में व्याख्या पूछी जा सकती है और एमसीक्यू आएंगे। खंड ख की बात कर लेते, सॉरी घ की बात कर लेते हैं। तो निबंध है जो कि कम से कम 10 पंक्तियों में होना चाहिए संस्कृत में, ठीक है। ये इसका आपका जो जिसमें आप तैयार कर सकते हैं संस्कृत साहित्य पे, जनसंख्या पे, पर्यावरण पे, स्वास्थ्य, शिक्षा, जो आपको लगता है कि आपके हिसाब से सरल है वो आप तैयार कर सकते हैं। 10 पंक्तियां संस्कृत में, 10 अंकों का रहेगा, इसलिए निबंध पे जरूर काम कर लीजिएगा। 10 अंक मायने रखते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं हम अलंकार आएगा जिसमें सामान्य परिभाषा, उदाहरण सहित संस्कृत में उपमा तथा रूपक, ये सारी चीजें रहेंगी। हिंदी या संस्कृत में ये चीजें आएंगी। अलंकार जो आप हिंदी में पढ़ते हैं कुछ कुछ वैसे ही होता है, बहुत थोड़ा थोड़ा फर्क होता है क्योंकि आपको संस्कृत में पहचानना पड़ता है। पर उसके एक नियम है, मैं आपको एक नियम का वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी तो उससे आप बहुत इजीली ये चीज तैयार कर लेंगे। खंड च में आपका व्याकरण वाला पोर्शन आ जाएगा जिसमें अनुवाद रहेंगे। ऐसे हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद जहां उपपद विभक्तियों का प्रयोग हुआ हो। कारक विभक्ति आता ही आता है, चाहे किसी भी कक्षा का आप व्याकरण उठा लीजिए, समास संधि आना ही होता है। तो ये तो बहुत ही कॉमन है, आपको पता है। शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्ययवाची परिवर्तन, ये सब भी निश्चित रूप से आता ही है। अब ये जो पाठ्य पुस्तकें वगैरह दी हैं इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी किताबों से, अगर आपके पास जो भी किताबें आपकी चलती हैं आपके स्कूल में, क्योंकि सबके स्कूल में वैसे तो बोर्ड परीक्षा है लेकिन स्कूल वाले जो है वो अपने हिसाब से भी, जो प्राइवेट स्कूल वाले होते हैं, कुछ किताबें एक्स्ट्रा भी चलाते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा कि आपके किताबों में ये सारी चीजें कहाँ पर हैं, ये आपको तैयार करनी है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आ जाते हैं व्याकरण पोर्शन में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अनुवाद, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। कारक और विभक्ति की बात अगर कर लेते हैं यहाँ पे, तो साफ साफ दिया हुआ है कौन कौन सा, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो सूत्र होता है, इसकी जो पहचान होती है, इसके जो फेमस उदाहरण होते हैं, इसकी जितनी भी चीजें होती है, वार्तिक होते हैं, वो सारा आपको तैयार करके जाना है कारक और विभक्तियों का, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा। समास की अगर बात करते हैं तो उसकी परिभाषा भी आनी चाहिए। संस्कृत में समास विग्रह और समास का नाम भी आपको आना चाहिए। द्वंद्व,
अव्ययी भाव और द्विगु का। संधि में संधि विच्छेद, संधि के जो सूत्र होते हैं नाम आप बता सके, उसके जो नियम है वो जानते हो, इतना आपको तैयार करना है। हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट वीडियो पड़े हुए हैं संस्कृत के। अगर आपकी संस्कृत कमजोर है तो आप जरूर उन वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत ही आसानी से आपका संस्कृत का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कमेंट सेक्शन में उसका प्लेलिस्ट को पिन कर दूंगी। ठीक है, इसके बाद संधि आपको पूरी पढ़नी है, ये बस लिखा हुआ है। कुल मिलाकर मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ, टाइम क्यों ही वेस्ट करें हम वीडियो में। आपको जो व्याकरण पोर्शन है वो पूरा ही तैयार करना है, क्योंकि आपका इंटर है और जो व्याकरण होता है संस्कृत का वो बचपन से आप पढ़ते आते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके हर साल बढ़ता जाता है। इंटर में आपका लगभग लगभग पूरा सिलेबस ही कवर कर दिया जाता है। ठीक है, प्रत्यय पढ़ के जाना है, धातु रूप शब्द रूप ये सब रटना है। देखिए दिया हुआ है, आप इन सब के रट लेंगे तो आपका निश्चित एग्जाम में फंसना ही फंसना है। ठीक है, तो चलिए फिर यही छोटा सा सिंपल सा वीडियो था, जिसमें समय ज़्यादा नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। समय बहुत कीमती है, आपकी परीक्षाएं बहुत पास है, तो आप लोग पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और हमारे चैनल पे संस्कृत के बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपके समझ में आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई दूसरे नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी ज़रूर बताइएगा। तो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले वीडियो पे।